9 सितंबर से लगाकर 16 सितंबर बन गया, तब जाके मज़दूर वहाँ से निकल पाए। जबकि देश में एसओपी बनी हुई है, 24 घंटे के दौरान डीसी को उन मज़दूरों को रेस्क्यू करना था, मुक्त करवाना था। दूसरा, इन मज़दूरों को मुक्ति के बाद मुक्ति प्रमाण पत्र देना था। पंजाब में हम लोगों को बोला गया कि देखिए आप लोगों के साथ में किसी प्रकार का कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं किया जाएगा, जब मर्ज़ी पड़े आप आना-जाना कर सकते हैं, किसी प्रकार के आप लोगों के साथ में मालिक कोई गलत व्यवहार नहीं करे। हमारे जैसे लोगों का बात कोई नहीं सुनता, यहाँ से तो कलेक्टर जो हमारे हैं, वो हमसे मिलना ही नहीं चाहा। हमारे जैसे बातों को तो कलेक्टर ऑफ़िस में घुसने का परमिशन ही नहीं मिलता है। हम लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान की ज़रूरत है, तो हमारे पास वो सुविधा है नहीं, ना उतना लाभ नहीं मिल पाता है। 35 किलो राशन मिलता है, तो वो क्या कच्चा चबाकर थोड़ी खाएँगे, उसमें हल्दी, मिर्ची, मसाला, तेल तो लगेगा ही और हमारे बीवी-बच्चे के लिए, अपने लिए कपड़ा तो चाहिए। वहाँ पर आदिवासी दलित नेता होने के बाद भी वो दलित और आदिवासी का दमन कर रहा है, शोषण कर रहा है। आज़ाद भारत के अंदर जो गुलाम लोग हैं, उनसे आज आपको रूबरू कराऊँगा। कैसे आज़ादी आज़ादी मिलने के बाद भी आज गुलामी की ज़िंदगी कई लोग जीते हैं। इसका ज़िम्मेदार कौन है? वैसे तो तंत्र, मंत्रालय, प्रशासन, शासन, कानून सब कुछ है। उसके बाद भी कई ऐसे लोग हैं देश के जो गुलामी की ज़िंदगी जीते हैं। नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और मेरे साथ जो आप देख रहे हैं तमाम वो लोग हैं जो 4 महीने तक गुलामी की ज़िंदगी जी के आए हैं आज़ाद देश के अंदर। तो आइए बात कर लेते हैं उन लोगों से कि क्या समस्या होती है। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे देश आज़ाद हो चुका है, उसके बाद भी लोग गुलामी की ज़िंदगी आज जी रहे हैं। जो सारांश है उसमें आप बताइए उसमें कि 4 महीने से लोग तमाम जो हैं वो गुलामी की ज़िंदगी जी रहे थे। क्या है पूरा मामला? मामला है कि देश भर में मेरा नाम निर्मल अग्नि है और मैं कन्वीनर हूँ नेशनल कैंपेन कमेटी फॉर इरेडिकेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर का। बंधुआ मजदूरों के साथ में देश भर में काम करते हैं। संगठन के एक जानकारी मिली थी कि कुछ बंधुआ मजदूर हैं जो कि जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों में फंसे हुए हैं, उनको मुक्त करवाना है। जानकारी मिलते ही संगठन की तरफ से डीसी बड़गांव को हमने एक कंप्लेन फाइल किया और तमाम 90 बंधुआ मजदूरों को मुक्त करने की गुहार लगाई। 90 बंधुआ मजदूरों में से लगभग 25 पुरुष और 25 महिलाएं थी और बाकी के जो 40 बच्चे थे जो 18 वर्ष से कम थे। बच्चे भी वहाँ पर काम कर रहे थे और ये ईंट पथारने का मतलब ईंट कच्ची ईंट बनाने का काम करते हैं। कहाँ से लेके गए थे बंधुआ मज़दूरों को और कहाँ लेके गए थे? इन तमाम मज़दूरों को छत्तीसगढ़ से पहले पंजाब ले जाया गया और पंजाब से फिर इनकी ट्रैफ़िकिंग हुई थी सीधी जम्मू एंड कश्मीर के बड़गाँव ज़िले में 191 ब्रिकलिन मार्का का एक ईंट भट्टा है, जहाँ पर इनसे जबरन काम करवाया जा रहा था। इन मज़दूरों को एडवांस दिया गया था, लालच दिया गया था कि आप ये ले लीजिए। अब ये मज़दूर कह रहे थे कि भई ये पैसे से क्या होगा? कि बोले आप कुछ लोगे तभी ना काम करोगे। इन लोगों के पास में कुछ-कुछ एडवांस अमाउंट आया। एडवांस आने के बाद में जब ये काम शुरू करते हैं, इनको लगता है कि काम यहाँ पर ठीक नहीं है, इस काम में मज़दूरों को नुकसान हो रहा है या ईंट जो पथारते हैं उसकी मिट्टी अच्छी नहीं है और बनाने में दिक्कत आ रही है। इससे तो हमें बहुत सारा ज़्यादा टाइम कंज़्यूम हो रहा है। हम लोग यहाँ काम नहीं करेंगे। जब 20 दिन 25 दिन बाद मज़दूर जाने की बात करता है तो बोलता है नहीं-नहीं आपने 10,000 रुपए का एडवांस ले रखा है, आप कहाँ जाएँगे? तो मज़दूर ने बोला कि हम पति-पत्नी और बच्चों ने मिलकर इतनी ईंट बनाई है जिसकी कीमत 10,000 रुपए आपकी पेड हो चुकी है। हम लोगों ने अपना रीपे कर दिया जितना भी कर्ज है। तो मज़दूरों को लगा कि मालिक हमको यहाँ से अब निकलने नहीं दे रहा है। मालिक की मंशा थी कि 10,000 की बुनियाद पर, बल पर वो 1 साल तक मज़दूरों को वहीं काम करवा लेगा और म मालिक ने चारों तरफ अपना जो है चौकीदारी और पहरेदारी बढ़वा दी। मज़दूर निकल नहीं पाए। मज़दूर ने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना हो गए। उनमें से कुछ मज़दूरों ने जो है कुछ गूगल पर कुछ सर्च मारा, किसी को जानकारी मिली, मुझे इन्होंने फ़ोन करके बताया। अब हमको जब जानकारी मिली, जब हमने भी भेजा 9 सितंबर से लगाकर 16 सितंबर बन गया, तब जाके मज़दूर वहाँ से निकल पाए। जबकि देश में एसओपी बनी हुई है, 24 घंटे के दौरान डीसी को उन मज़दूरों को रेस्क्यू करना था, मुक्त करवाना था। दूसरा,
इन मजदूरों को मुक्ति के बाद मुक्ति प्रमाण पत्र देना था, जिसके आधार पर मुक्ति प्रमाण पत्र को लेकर मजदूर पुनर्वास की गुहार लगाए छत्तीसगढ़ की सरकार से। अब ये जो पुनर्वास की योजना 2016 में बनी, इन मजदूरों को 3-3 लाख रुपए की राशि पर बंधुआ मजदूर को मिलनी चाहिए थी। पर बंधुआ मजदूरों का साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन होना चाहिए था, उनका सोशल रिहैबिलिटेशन होना चाहिए, इकोनॉमिकल रिहैबिलिटेशन होना चाहिए था। वो सब कुछ धरा का धरा रह गया। क्यों? क्योंकि इनके पास रिलीज सर्टिफिकेट मुक्ति प्रमाण पत्र नहीं था। इन तमाम मजदूरों के बच्चों को स्कूल में निःशुल्क पढ़ने की व्यवस्था, इन सबके हेल्थ चेकअप, इनको स्वास्थ्य की सुविधाएं, इनको आवास की सुविधा, इनको खेती करने के लिए जमीन 2-2 एकड़ जमीन की सुविधा है, 5-5 एकड़ जमीन की ये सब मैं नहीं कह रहा, ये तो ये पुनर्वास की योजना में लिखा हुआ निःशुल्क मिलना था। और ये आपको और मुझे अपनी पॉकेट से नहीं देना था। ये तो केंद्र की सरकार की योजना, जिसमें करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं और उसमें पड़े हुए वो पैसे सड़ रहे हैं, कोई यूज ही नहीं कर रहा, वो इनको देना था। कौन सा यहाँ के मुख्यमंत्री या फिर किसी के कलेक्टर अपनी जेब से निकाल के दे रहे थे? तो तमाम जानकारी साझा कर रहे हैं, आपके पास दोबारा आएँगे। कुछ मज़दूरों से भी बात करते हैं जो 4 महीने तक गुलामी की एक ज़िंदगी जी के आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार सतनामी है। सुरेश जी कहाँ आप के रहने वाले हैं? मैं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिला से रहने वाला हूँ। अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ आप कश्मीर चले गए थे, वहाँ पे आपको बंधुआ मज़दूर बना लिया गया जी था। सर। कितने महीने काम किया? वहाँ 4 महीने काम किया। क्या लालच थी जो आप ऐसे बंधुआ मज़दूर बन के चले गए? पहले पता नहीं चल पाया, क्या छल आपके साथ हुआ था? कैसे बातों में आ गए? हम लोग पंजाब में हम लोगों को बोला गया कि देखिए आप लोगों के साथ में किसी प्रकार का कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं किया जाएगा, जब मर्ज़ी पड़े आप आना-जाना कर सकते हैं, किसी प्रकार के आप लोगों के साथ में मालिक कोई गलत व्यवहार नहीं करेगा, ऐसा करके बोला और रहने के लिए और नहाने-धोने के लिए या हर एक प्रकार के वहाँ पर आप लोगों का अच्छा व्यवस्था किया जाएगा और हमारे जो भट्ठे में है किए हुए हैं, ऐसा करके उन्होंने लेबर मज़दूरों को बोला सभी को। तो सारे मज़दूर का एक सपना होता है अपना कुछ मकान बना ले या फिर हमारे रहने के लिए गरीब आदमी है, तो गाँव में रहकर जो गवर्नमेंट हमको चावल देता है 35 किलो, तो उस चावल को ही सूखा खाकर हमारा गुज़ारा नहीं होता है। कुछ कपड़े की ज़रूरत होता है, कुछ बच्चों को पढ़ाने-लिखाने का, ऐसा करके कुछ सारे मज़दूर का अपना कुछ एक सपना होता है। उसी तमाम जो सपने को योजनाएँ हैं संजोने के लिए लेकर गए थे, तमाम वहाँ जो पर हम लोग। योजनाएँ हैं केंद्र सरकार द्वारा जो देश के गरीबों के लिए है, जो मज़दूर वर्ग है उसके लिए है, तो वो योजनाएँ जब नहीं मिल पाती हैं आप लोगों को, नहीं। तो क्या आज तक कहते हैं? तो क्या गाँव में कहा आपने? मेरा जॉब कार्ड नहीं बना है। तो जब ये सुविधाएँ नहीं मिल पाती एक हैं, तो बार आप बोल अपने दो डीसी से, अपने विधायक से, नेता से क्या कुछ कहते हैं इसके बारे में? कहते क्या है हमारे जैसे लोगों का बात कोई नहीं सुनता। यहाँ से तो कलेक्टर जो हमारे हैं वो हमसे मिलना ही नहीं चाहा। हमारे जैसे बातों को तो कलेक्टर ऑफिस में घुसने का परमिशन ही नहीं मिलता है। कौन है कलेक्टर वहाँ का? वहाँ का कोई सिन्हा ऐसा कुछ है कलेक्टर वहाँ का। हम लोगों का जैसा भी कुछ बात है वहाँ पर रखने के लिए हम लोगों का वहाँ परमिशन अलाउ नहीं होता है। तो तमाम तो देखिए किसको पहुँचाएँगे? तमाम जो है वो कानून बना दिए गए हैं, सुविधाएँ देती है सरकार, लेकिन जो ग्राउंड पे रियलिटी है, दोबारा आपके पास आऊँगा, ग्राउंड पे जो रियलिटी है, वो ये देखने को मिल रही है। तमाम सुविधाएँ कागज़ों पे तो हो जाती हैं उपलब्ध, लेकिन तमाम लोगों के पास वो नहीं पहुँच पाती हैं। कैसे देखते हैं मंत्रालय है, प्रशासन है, कानून है, देश के प्रधानमंत्री कई बड़ी बातें करते हैं, कोरोना में हाल देखा प्रवासी मज़दूरों का क्या हुआ है। उसके बाद भी सरकार नहीं जाग रही है या कुछ चुनिंदा ऐसे लोग हैं, जो नहीं जगाना चाह रहे हैं। देखिए इसमें जो मूल कारण है, वो कारण इसलिए वो ये है कि तमाम लोग जो हैं, वो हैं एसटी-एससी कम्युनिटी के, दलित और आदिवासी हैं। ये दूर-दराज के गाँव में रहने वाले लोग हैं और इन लोगों को किस प्रकार से ज़मीन से बेदखल किया गया, ये अपनी ही ज़मीन पर खुद अब मालिक से स्लेव बन गए हैं, गुलाम बन गए। इन्हीं की ज़मीन से इनको बेदखल कर दिया गया ताकि ये इस प्रकार से भटकते रहे। प्रवासी बनना इनको मज़े की बात नहीं है, ये इनकी मजबूरी है, जहाँ पर ये प्रवासी बन जाते हैं। प्रवासी बनने के बाद बंधुआ बनना में इनको कोई मज़ा नहीं आता है। कई बार कलेक्टर ये कहते भी सुने हुए हैं कि इनको तो बंधुआ बनने में बड़ा मज़ा आ रहा है, ज़बरदस्ती बंधुआ बन रहे हैं। कोई भी व्यक्ति ज़बरदस्ती गुलाम बनना कोई पसंद नहीं करेगा। सब आज़ाद
रहना पसंद करते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं तिरंगा बड़ी शान से लहराऊँ। कोई ऐसा नहीं चाहता है कि मुझे कोई जंजीरों में जकड़ ले। पर ये तमाम वो लोग हैं जिनके पास मुँह में जीभ है पर बोल नहीं सकते हैं। इनके पास ये कान है परंतु ये तो सुन भी नहीं सकते। इनके पास में हाथ है पर ये उठा नहीं पा रहे हैं। इन मज़दूरों के अंदर जागरूकता और चेतना आई है। अब ये मज़दूर वहाँ जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में लड़ रहे थे, आप इनको बोलते हुए भी सुन रहे हैं, यहाँ बैठे हैं। इतनी ताकत के साथ जो मज़दूर बोल रहा है, क्या वो बयान नहीं कर सकता था? इन्होंने अपने बयान भी करने के लिए पूरा कोशिश किया। उन्होंने बयान लिखा ही नहीं क्योंकि लिखते तो वो फँस जाते। इनको बॉन्डेड लेबर का सर्टिफ़िकेट देना पड़ता, रिकॉर्ड पर आता, भारत को यूएन के अंदर जवाब देना पड़ता कि उनके यहाँ पर स्लेवरी गुलामी हो रही है। दूसरा सवाल है करप्शन का। कि देश में भ्रष्टाचार है, इनके लिए जो सोशल प्रोटेक्शन की जो स्कीम्स बनी हैं, उस स्कीम्स का लाभ भी कोई तीसरा उठा के लेके चला जाता है। कौन रामलाल होता है और श्यामलाल उसका लाभ लेके चला जाता है। सलीम खान का लाभ होता है, वो कोई दूसरा फ्रैंकलिन लेके चला जाता है। तो ये जो व्यवस्थाएँ जिस प्रकार से चरमराई हुई हैं, किस प्रकार से गरीब को, किस प्रकार से दलित आदिवासी को इन तमाम योजनाओं से दूर रखा जा रहा है, किस प्रकार इनको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। इन लोगों में देख लो आप शिक्षा का स्तर कितना है, कितने लोग पढ़े-लिखे हैं, कितना कर पा रहे हैं। जब तक इनको इस प्रकार शिक्षा से, भोजन से रोजगार से दूर रखा जाएगा, तो ये तो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही हाड़-तोड़ लड़ाई करते रहेंगे। इनको बाकी के मुद्दे से, राजनीति से कोई मतलब नहीं रहेगा। राजनीति से दूर रखने का सबसे बड़ा षड्यंत्र यही है कि रोटी, कपड़ा, मकान के लिए इनको इतना तरसाया जाए कि ये दिन भर में कुछ दूसरा सोच ही नहीं पाएँ। इसलिए आज उनकी ये इतनी बदतर हालत है कि ये लोग गुलामी के शिकार हो गए हैं। आज के इस युग में जहाँ 21वीं सदी में हम आकाश, चाँद, सितारों, तारों पे जाके बातें कर रहे हैं, आसमान में उड़ रहे हैं, वहाँ एक मज़दूर केवल मात्र एक रोटी के टुकड़े के लिए, अनाज के चंद दानों के लिए गुलाम बन जा रहा है। गाय और भैंस को कैसे बाँध कर रखा जाता है, कैसे खाली चारा डाला जाता है, उसका दूध निकाल लिया जाता है, उसको खेतों में काम में ले लिया जाता है और उसके बाद उसको छोड़ा नहीं जाता है। सेम स्थिति आज मज़दूर की हो गई है कि जानवरों की तरह आज उसका जो है उपयोग नहीं, उसका उपभोग किया जा रहा है, उसको एक वस्तु समझ के उसका उपभोग किया जा रहा है, उसके साथ इंसान होने का, मानव होने का जो उसका दर्जा है वो ख़त्म किया जा रहा है। इनकी डिग्निटी का सत्यानाश हो रहा है, डिग्निटी इनकी मर रही है और सरकार को ये सब पता है, सरकार ही ये करवा रही है, सरकार चाहती ही नहीं है, सरकार जो है झूठे-झूठे भाषण देकर विदेशों में इस प्रकार से हमारे देश की तस्वीर पेश कर रही है, जबकि असली मायने में हमारे देश की तस्वीर ये इस प्रकार की है कि लोग रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार के लिए गुलाम बनकर बैठे हुए हैं। जिस प्रकार से हमारे मज़दूरों को डरा दिया गया कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी इनको मार देंगे, वहाँ कोई आतंकवादी इनको नहीं मार रहा था, कोई आतंकवादी इनको पकड़ा भी नहीं, रास्ते में मिला भी नहीं, जबकि छत्तीसगढ़ की सरकार इनको बोल रही है आतंकवादी मार देंगे, भागो, भागो, भागो और इनको मुक्ति प्रमाण तो पत्र नहीं देने दिया। तमाम जैसे कि आप देख रहे हैं कि दलितों के साथ, ट्राइबल्स के साथ शोषण होता चला आ रहा है। 75 साल बाद भी चाहे सरकारें कितने दावे-वादे करें, लेकिन ग्राउंड की जो स्थिति है, वो आपके समक्ष दिख रही है। आप लोग जाते हैं, रोज़गार नहीं मिल पाता है आप लोगों को अपने क्षेत्र के अंदर, आप लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं। तो वहाँ जाने के बाद आपकी स्थिति क्या है? आपके जो अधिकारी हैं क्षेत्र के, वो कहते हैं, "आप लोग क्यों जाते हो? क्यों जाते हो आप?" क्योंकि हम लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान की ज़रूरत है, तो हमारे पास वो सुविधा है नहीं, ना उतना लाभ नहीं मिल पाता है। 35 किलो राशन मिलता है, तो वो क्या कच्चा चबाकर थोड़ी खाएँगे, उसमें हल्दी, मिर्ची, मसाला, तेल तो लगेगा ही। और हमारे बीवी-बच्चे के लिए, अपने लिए कपड़ा तो चाहिए, हमारे बेटे के लिए, हमारा पिताजी के लिए। तो हम क्या चोरी थोड़ी करेंगे, मज़दूरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो एक बात बताइए, जो सरकार मेन दावे कर रही है, आज इतना बहुमत से बीजेपी सरकार आई है, तमाम चीज़ें कर रही है, ऐसे दावे हैं। वोट आप लोग देते होंगे, किन आधारों पे वोट देते हैं? वोट तो देते हैं, ऐसे वो तो बहला-फुसला कर आपको मकान मिल जाएगा, आपको रोज़गार मिल जाएगा बोलकर वोट ले लेते हैं। वोट पाने के बाद वो तो बहुत बड़ा राजनेता बन जाते हैं, फिर मंत्री बन जाते हैं, फिर प्रधानमंत्री बन जाते हैं। हमारा गरीब का कौन सुनेगा फिर? कौन सांसद विधायक है आपके क्षेत्र का? हमारे वहाँ है एक केशव चंद्र है और उसने वोट ले लिया। कौन-सी पार्टी? वो है बहुजन समाज पार्टी का है और हमारे कोई नहीं सुनता है वो। बहुजन समाज के जो नेता हैं आपके यहाँ क्षेत्र से जीते हुए, वो दलितों की और जो आदिवासी क्षेत्र से लोग आ रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और वोट ले लिया और जीत गया। हमारे गाँव में बुलाते हैं, कोई होता है प्रोग्राम,
बोलते हैं हाँ, वोट लेने के टाइम तो घर-घर में जाकर वोट लेंगे, पाँव पड़ेंगे, पैर छुएँगे, नमस्ते तो करेंगे। आज स्थिति देखिए क्यों है ऐसी, जो दलित नेता हैं वो भी दलित के नाम पे, आदिवासियों के नाम पे वोट ले लेते हैं, लेकिन जीत जाने के बाद जो स्थिति है वो देखिए क्या है लोगों की, कि उनको एक आज़ाद देश के अंदर गुलामी की ज़िंदगी जीनी पड़ रही है। अंत में एक संदेश ज़रूर चाहेंगे आपसे वो दें तमाम उन लोगों को जो इस गुलामी की ज़िंदगी जीते हैं एक तरह से, जो एक तरह से भ्रमित हो जाते हैं या फिर उनके साथ छल कर दिया जाता है। तमाम चीज़ें होने के बाद भी सरकार पता नहीं कब जागेगी, लेकिन आप अपने तौर पे कैसे जगाना चाहेंगे लोगों को, क्या कहना चाहेंगे? हम हमारा कहना ये है कि हर व्यक्ति राजनीति के बारे में समझे। हर व्यक्ति जिस प्रकार से भोजन, जिस प्रकार से हवा और पानी को अपनी आवश्यक मूल तत्व या आवश्यकता समझता है, उसी प्रकार से उसको राजनीति को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि पूरे देश के अंदर जो हमारे अधिकार हैं या हमारे जो लाभ हैं या हमें देश की सरकारों से जो लाभ मिलना है, वो सब कुछ निर्भर करता है राजनीति के ऊपर। अभी एक साथी ने बहुत अच्छे से कहा था कि वहाँ पर आदिवासी दलित नेता होने के बाद भी वो दलित और आदिवासी का दमन कर रहा है, शोषण कर रहा है। चक्कर क्या है? चक्कर है कि राजनीति के मूल तत्व को समझा ही नहीं है, राजधर्म को समझा ही नहीं है। हम राजनीति को नौकरी समझ के क्यों कर रहे हैं? राजनीति को हम राजधर्म समझ के क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं हम धर्म की वास्तविक स्वरूप को समझ पाएँ? जो धर्म का विकृत स्वरूप है, ढकोसला है, उसको धर्म समझकर लोग, युवा लोग उसके पीछे-पीछे जा रहे हैं। क्यों नहीं हम समझ पा रहे हैं कि इंसान की इंसानियत क्या है? हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं? हमारी नैतिक कर्तव्य क्या हैं? ये नैतिकता का जो पतन है, शिक्षा का जो पतन जिस प्रकार से देश में हो रहा है, ये और भी और गुलामी के बड़े से बड़े दरवाजे को खोल रहा है। हम सब तमाम युवाओं की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि नौकरियों के पीछे भागना। मुट्ठी भर लोगों को सरकारी नौकरियाँ मिलती है, पर पूरा देश नौकरियों के पीछे भागता है, आधी उम्र उसमें हो जाती है। उसके बाद में जब प्राइवेट सेक्टर में व्यक्ति जाता है, तो उसको ये संदेश दिया जाता है कि किस प्रकार से वो कम समय में ज़्यादा अर्जित कर लें, कैसे वो करप्शन के अंदर चला जाए। तो इस प्रकार का जो मोटिवेशन और ये गाइडेंस जो समाज के में दिया जा रहा है, उससे युवा अपने आप को कैसे बचे और किस प्रकार से बचाएँ। तो हम किस प्रकार से एक इंसान होने के तहत एक इंसानियत को कैसे धारण करें, यही मूल मंत्र संजीवनी बूटी होनी चाहिए, जो हम पूरे देश भर में हर व्यक्ति के पास पहुँचनी चाहिए। तभी हम एक इंसानियत का, एक मानवता का और एक समतामूलक समाज बना पाएँगे। नहीं तो इसी प्रकार से चलता रहेगा। मज़दूर और मालिक के बीच का जो डिस्टेंस और खाई है, उसको पाटना पड़ेगा। गरीब और अमीर के बीच की खाई पाटनी पड़ेगी और नर और नारी के बीच की जो खाई है, उसको पाटनी पड़ेगी और जात-पात के बीच की खाई है, अगर उसको पाट लिया, तो ये देश में समतामूलक समाज की स्थापना होगी और वहीं पर सामाजिक न्याय जो है, पूरी ताकत के साथ उसकी पताका जो है आसमान में लहराएगी। तभी एक सच्चे इंसानियत का मानव समाज बनेगा और यही संदेश है, आओ मिलकर हम सब लोग गुलामी से मुक्त समतामूलक समाज का निर्माण करें, ताकि वहाँ पर इंसान को इंसान होने का दर्जा मिले। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो जैसे कि आपने पूरी जानकारी सुनी और बताया गया कि तमाम 75 साल आज़ादी के होने के बाद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो गुलामी की ज़िंदगी जीते हैं। तमाम सरकारें होने के बाद भी वो चीज़ें सही नहीं हो पाती हैं, तो कैसे खुद से आप प्रयास करें। जो साथी थे उन्होंने जानकारी दी, जो इनका मार्गदर्शन कर रहे हैं उन्होंने जानकारी दी, कैसे आपको खुद पढ़ाई में, राजनीति में सक्रिय होना पड़ेगा जिससे आपका शोषण जो है वो बंद हो सके। क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।